तो इस लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। इसी के साथ रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। वी विल स्टार्ट। हमारे पास दो लॉज होते हैं किरचॉफ्स के। फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम जंक्शन लॉ, या हम इसको करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, या हम इसको करंट लॉ भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास किसी सर्किट में कोई जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है? वो पॉइंट यहाँ पर बहुत सारे वायर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पर बहुत सारे करंट्स आ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि इफ वी हैव ए जंक्शन इन ए सर्किट जस्ट लाइक दिस, दिस इज अ जंक्शन। इस जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स आ रहे हैं उनका सम इज इक्वल टू जितने भी करंट बाहर जा रहे हैं, मतलब करंट्स टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम जंक्शन। सपोज मेरे पास इस एग्जांपल में तीन करंट्स हैं, I1, I2, I3। ये तीनों करंट्स आ रहे हैं टूवर्ड्स जंक्शन। इन तीनों का सम इज इक्वल टू जो तीन करंट्स बाहर जा रहे हैं, means I4, I5 and I6. We can say that I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5 plus I6. Sum of currents towards junction is equal to sum of currents away from junction. ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिखने का दूसरा तरीका भी होता है। दूसरे तरीके में हम क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑल करंट्स meeting at a junction is zero. Sum of all currents meeting at a junction is zero. जब हम sum of all currents कहते हैं then we take care of sign convention. हम मान के चलते हैं कि जो currents towards junction है उनको पॉजिटिव लेना है, जो away from junction है उनको नेगेटिव लेना है। अब साइन कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे towards junction नेगेटिव ले लो, चाहे towards junction पॉजिटिव ले लो, बट यू हैव टू टेक साइन कन्वेंशन कि किसी एक करंट को जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको उससे अपोजिट साइन लेना है। जैसे अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूं, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो विद अ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या ले रहा हूं कि करंट टूवर्ड्स जंक्शन, करंट टूवर्ड्स जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। तब इस केस में मैं क्या लिखूंगा? करंट टूवर्ड्स जंक्शन मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 आर टेकन एज पॉजिटिव। जो अवे फ्रॉम जंक्शन है माइनस हो जाएंगे, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू जीरो। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव टर्म्स को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ये रिजल्ट और ये सेम ही है, मतलब स्टेटमेंट तो सेम ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग अलग है। एक में हमने कह दिया सम ऑफ करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम जंक्शन। दूसरी जगह हमने कह दिया सम ऑफ ऑल करंट्स इज जीरो मीटिंग एट ए जंक्शन बट टेकिंग केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ प्रेजेंटेशन के दो अलग अलग तरीके हैं। Now we have Kirchhoff's second law, which is also called loop law, which is also called mesh rule, which is also called voltage law. कई नाम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है कि बुक में क्वेश्चन में कौन सा लॉ लिखा हुआ है, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको यहाँ पे कौन सा रूल, कौन सा लॉ अप्लाई करना है। हमारे पास सेकेंड लॉ है विच इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ। लूप लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एप्लीकेबल है ओवर द क्लोज लूप। आप ध्यान से पढ़ना, कई जगह क्लोज पाथ, क्लोज लूप या क्लोज सर्किट वर्ड यूज किया गया होगा, ठीक है। तो लूप लॉ है, मैश रूल भी सेम मीनिंग है। वोल्टेज लॉ क्योंकि ये वोल्टेजेस के साथ डील करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेजेस लॉ। जब हमने पिछला लॉ फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसका दूसरा नाम था करंट लॉ, क्योंकि उसमें हमने करंट्स को डील किया था। हमने लिखा था सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। यहाँ पर हम कह रहे हैं मोटे से तौर पे ओवरऑल हम ये कह रहे हैं सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। ये एक ब्रॉड सी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं तो इसके मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑल EMFs प्लस सम ऑफ I into R इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, एक क्लोज पाथ में, किसी सर्किट में क्लोज पाथ में बहुत सारे सेल्स बैटरीज लगी हो सकती हैं, उन सब की ईएमएफ का सम प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करंट्स इन द रेजिस्टेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आई रिपीट, क्या लिखना है आपको, जो मैं यहां से बोलूंगा वही एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट algebraical sum of all EMFs in a closed path of a circuit and sum of product of resistances and their corresponding currents in the same closed path is always equal to 0। या इसको और सिंपल भाषा में कैसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं algebraical sum of changes in potential over the closed path in a circuit is always 0। changes in the potential, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि चेंज कैसे हो रहा है। आपने ना आगे भी कैपेसिटर में ये थोड़ा सा पढ़ा था कि हमने एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक गए, बैटरी में से निकले पोटेंशियल बढ़ गया कम हो गया, कैपेसिटर में से निकले पोटेंशियल बढ़ गया कम हो गया, यही किया था, तो पोटेंशियल प्लस माइनस होता चला जा रहा था। यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली यही करेंगे, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, बैटरी की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो कभी पोटेंशियल बढ़ेगा क्लोज पाथ में, कभी कम होगा, बट इनका सम ओवर द क्लोज पाथ इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। इट स्टेट्स दैट algebraical sum of changes in the potential over the closed path in a circuit is always 0। डोंट वरी, आपको दोनों ही अभी पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं, हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही ढंग से समझेंगे। एक चीज़ है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि दिस लॉ, जो सेकंड लॉ है, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था दैट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा, हमें पता है सम ऑफ ऑल चार्जेस, सम ऑफ ऑल आइसोलेटेड चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर एक जंक्शन लेता हूँ, जंक्शन मीन्स अ पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे करंट्स आपस में मीट कर रहे हैं, कुछ करंट अंदर की तरफ आएंगे, कुछ करंट बाहर की तरफ जाएंगे। कोई चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, जितना चार्जेस जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही चार्जेस जंक्शन से बाहर भी जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर ऐसा होगा कि चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा कि अगर बहुत सारा चार्ज एंटर तो कर रहा है बट बाहर कम जा रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी एक जंक्शन के ऊपर चार्ज अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज अकमुलेट होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा, बाकी पॉइंट्स पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज फिर खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। तो देयर इज़ नो रीज़न दैट कि किसी जंक्शन के ऊपर चार्ज अकमुलेट हो जाए, जितना चार्ज एंटर करेगा उस जंक्शन के ऊपर उतना ही चार्ज उस जंक्शन से बाहर जाएगा। ये वायर्स इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल रहती हैं। ओके, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक सर्किट बनाता हूँ। एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं उन सिचुएशंस में यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओम्स लॉ में हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आराम से दिखनी चाहिए, या हमने कुछ शॉर्टकट्स, कुछ सिमेट्रीज पढ़ी थी, उनके थ्रू हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकेगा, या इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उन सिचुएशंस पे हम लोग इस लॉ को, किरचॉफ्स दोनों लॉ को, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने 3 बैटरीज ले रखी हैं ऑफ EMF E1, E2 एंड E3 कनेक्टेड विद 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ठीक है। अब यहाँ से हमें
ढूंढना है कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा। तो ओवरऑल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यहाँ पर KCL KVL अप्लाई करेंगे। देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। KCL मतलब फर्स्ट लॉ हो गया, KVL मतलब सेकेंड लॉ हो गया। तो जब भी हमें KCL KVL अप्लाई करने हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इन द सर्किट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्जैक्ट रूल नहीं होता, हमें बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता कि ये करंट इधर से ही आएगा और इधर को ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ अजम्पशन लेके चलनी पड़ती है। हम मान लेते हैं कि करंट इस बैटरी से निकला, इस बैटरी से निकला और इस तरफ चला गया, ठीक है। अगर तो हमारी अजम्पशन सही होंगी, हमारी डायरेक्शन की अजम्पशन सही होंगी, तो हमारे रिजल्ट कैलकुलेशन में खुद ब खुद पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर हमारी कैलकुलेशन में रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट उससे अपोजिट है। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि करंट E1 बैटरी से बाहर आया, मान लीजिए करंट आया I1 बाहर, ऐसे ही करंट E2 बैटरी से बाहर आएगा, मान लीजिए करंट बाहर आया I2, इधर से I1 इधर से I2। ये दोनों करंट्स इस जंक्शन पे पहुंचे, ठीक है। अब जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो मैं या तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि I3 करंट इधर गया, बट मुझे KCL से ये क्लियर है कि दिस इज गोइंग टू बी I1 प्लस I2, ठीक है। आई अप्लाइंग KCL एट दिस जंक्शन। करंट कितना आया टूवर्ड्स जंक्शन, I1 प्लस I2, कितना बाहर जाएगा I1 प्लस I2। अगर मैं इसको I3 मान लूँ तो नेचुरली I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 होने वाली है। डन। अब ये करंट इस बैटरी से जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये चिंता नहीं करनी है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, जा भी सकता है, बैटरी चार्ज भी हो सकती है, और हो सकता है कि हमारी असम्पशन गलत हो तो वो अपने आप ही कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाएगा। करंट यहाँ से आया, कितना करंट आ रहा है I1 प्लस I2, यहाँ पे आके करंट दो हिस्सों में बंट जाएगा। अब यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें हमने रूल लगाना है कि बैटरी एक ईमानदार बच्ची है, जितना करंट लेती है उतना करंट देती है, या जितना करंट बैटरी से बाहर आएगा उतना ही अंदर वापस जाएगा। यानी कि अगर बैटरी से I2 बाहर आ रहा था तो इधर से I2 ही अंदर जाएगा। सिमिलरली इधर से I1 बाहर आया था तो इधर से I1 ही अंदर जाएगा। तो हमने इस जंक्शन के ऊपर फिर से KCL किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर लिया। हमने करंट को दो हिस्सों में बांट दिया, जितना करंट टुवर्ड्स जंक्शन आया था उतना ही करंट अवे फ्रॉम जंक्शन होगा। यहाँ तक हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट किया और सिर्फ KCL किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई किया है। दो जंक्शंस के ऊपर KCL को अप्लाई किया गया। सेकेंड टाइम अप्लाई करते हुए हमने बैटरी की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा कि जितना करंट बैटरी से बाहर आएगा उतना ही वापस जाएगा। ये आपको हर बार ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके मन में आए कि हमें यहाँ क्लियर नहीं है, आप यहाँ पे I3 I4 लिख दो। जब आप I3 I4 लिखोगे तो आपके पास अननोन्स की गिनती बहुत बढ़ जाएगी। क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसे दुष्विचार मन में नहीं लाने हैं। बैटरी की प्रॉपर्टी को डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना है, जितना करंट बैटरी से बाहर उतना ही बैटरी के अंदर। अब अगला पॉइंट क्या है, हमें KVL को अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास दो अननोन्स हैं, ना तो मुझे करंट I1 की वैल्यू पता है, ना मुझे करंट I2 की वैल्यू पता है। मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम यहाँ पर लूप्स को लेबल करते हैं। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, उनको हम एक बार कुछ ना कुछ नाम सिंबल रख देते हैं ताकि मैं लूप को लेबल कर सकूं, लूप को डिफाइन कर सकूं कि मैं किस क्लोज पाथ में, किस लूप में मैं यहाँ पर KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ को अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी है, आप कुछ भी लेबल कर सकते हो, डजेंट मैटर। अब देखो, मैं ये ऊपर वाली लूप लूँगा। सपोज मैंने लूप ली ABEFA, ये वाली लूप ली मैंने ऐसे, समझ में आ रहा होगा, ABEFA।
क्लियर है, एफ पे नहीं छोड़ देना, वापिस ए पे आना है, क्योंकि हमारे लॉ में क्या लिखा है, ओवर द क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज पाथ लेना है सर्किट में, या क्लोज लूप लेनी है। डन। तो वी आर कंसिडरिंग इन लूप ए बी ई एफ ए। इस लूप में हम शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, मैंने ए से बी तक चला, ए से बी तक कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है, ना कोई बैटरी है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई कैपेसिटर है, तो कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं करना। बी से ई की तरफ चलो, बी से ई की तरफ जाते हैं, इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक बैटरी आती है, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव से हम एंटर किए और पॉजिटिव से बाहर आए। जब हम बैटरी से बाहर आए तो पोटेंशियल बढ़ गया, नेगेटिव से एंटर किए थे, पॉजिटिव से बाहर आए हैं तो पोटेंशियल बढ़ गया है। तो यहाँ पर इस बैटरी ने पोटेंशियल को बढ़ा दिया है। बी से ई की तरफ जाते हुए बैटरी का पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखो इसमें करंट नहीं देखना, जब हम बैटरी की बात करेंगे तो हमें करंट को बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ बैटरी, क्योंकि बैटरी के तो अपने ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, तो हमें वहीं से पता लग जाएगा कि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर किए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं, जिस टर्मिनल से बाहर आए हैं वही साइन आएगा, क्योंकि क्लियर है कि उसी से हमें पता लगेगा कि पोटेंशियल बढ़ा है या कम हुआ है। तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा है तो प्लस E2, प्लस लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन के साथ EMF की वैल्यू, बैटरी की EMF की वैल्यू लिखी है। अब हम चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक। हम अब रेजिस्टेंस में से जा रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन देखो, करंट हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, करंट आ रहा है राइट टू लेफ्ट। करंट किस तरफ फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ही बी डैश मान लूँ, करंट फ्लो कर रहा है ई से बी डैश की तरफ, ये कि ई का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और बी डैश का करंट पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो यानी कि जब मैं जा रहा हूँ लूप में इधर से, तो बी डैश का पोटेंशियल कम है, ई पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाऊँगा, यानी पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूँगा, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एज वी मूव फ्रॉम बी डैश टू ई। और पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, ये हमने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करंट्स। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I2 इंटू R2। क्लियर, यही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करंट। अब हम आगे हैं बेटा E से F तक। E से F तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, ना पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कोई चिंता नहीं है। अब हम चलते हैं F से यहाँ तक। रास्ते में क्या आ गई है, एक रेजिस्टेंस। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं F से इस तरफ, F से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और करंट किस डायरेक्शन में जाता है, जिस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। यानी कि जब हम F से, मान लो ये पॉइंट F डैश है, F से F डैश तक जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, कम होगी, कम होगी, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। कितनी वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस है I1, करंट है, रेजिस्टेंस है R1, करंट है I1, तो ये हो जाएगी I1 इंटू R1। क्या ये क्लियर है। अब हम आगे इस बैटरी से वापस ए पॉइंट तक नेगेटिव से एंटर किए हैं, पॉजिटिव से बाहर है। जो साइन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का है, जिस टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, जो वो टर्मिनल है वही हमारा साइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम लूप में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो बैटरी से निकलने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल बढ़ गया है प्लस E1 सम ऑफ, अब देखो ये होगी दोनों EMFs, sum of the EMFs and second sum of the product of the resistances and their corresponding currents
ये दोनों का सम हो गया, इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड पाथ ऑफ द सर्किट। क्या ये क्लियर है? तो इस लूप में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, आगे से हम लोग सीधा साइन कन्वेंशंस के साथ याद करेंगे। किसी ने भी बुक वाली साइन कन्वेंशंस फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, ये बेस्ट है। आपको क्या याद रखना है कि बैटरी के जिस टर्मिनल से आप बाहर आओगे आपको वही साइन लेना है। दोबारा से, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर आओगे वही वाला साइन ईएमएफ का साइन होगा। सेकंड पॉइंट, लूप में चलते हुए अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पर देखो, लूप में चलते हुए हम यहाँ से इधर गए थे, रेजिस्टेंस में से गए और करंट भी उसी डायरेक्शन में है। अगर आपकी डायरेक्शन और आपकी मतलब आप में आपकी करंट लूप में जाने की जो डायरेक्शन है, अगर वो और यहाँ पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा। अगर लूप में आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट बट करंट फ्लो कर रहा है राइट से लेफ्ट, यानी कि लूप में आपके जाने की डायरेक्शन और करंट की किसी रेजिस्टेंस में से डायरेक्शन दोनों अपोजिट है तो साइन पॉजिटिव आएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन पॉजिटिव आएगा, अगर डायरेक्शन सेम है तो साइन नेगेटिव आएगा। बैटरी या सेल के केस में जिस टर्मिनल से हम बाहर आएंगे वही टर्मिनल का साइन आएगा। क्लियर? अब हम इस लूप इन रूल्स को अगली लूप में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेकेंड लूप कंसिडर करूँगा। ये मैंने लूप ली नीचे वाली। अगर मैं इस लूप को लेबल करूँ तो मुझे कौन सी क्लोज लूप लिखनी पड़ेगी? BCDEB। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इज इट इम्पॉर्टेंट कि हमें क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज? नॉट एट ऑल। जिधर मन करता है चलो, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, बट जो डिसाइड कर लिया उसी में चलना है और उसी के हिसाब से साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है। और सेकंड, जिस पॉइंट से शुरू किया है जब तक वो पॉइंट नहीं आ जाता तब तक आपको सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अपनी कैलकुलेशन में लेना है। ओके, चलिए देखते हैं B से C तक। B से C तक कुछ नहीं है, C से आगे बढ़ते हैं। C से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में आती है बैटरी, और बैटरी के लिए रूल क्या था? जिस टर्मिनल से बाहर आए वही साइन आएगा। कौन से टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं? हम चल रहे हैं इधर को, तो हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये -E3 आएगा। अब आ गई बारी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के केस में मैंने बताया अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा। हम भी इधर को जा रहे हैं और करंट भी इधर को जा रहा है तो साइन क्या आएगा भाई साहब? माइनस आएगा। और यहाँ पर करंट्स की वैल्यू क्या है? I1 + I2, या अकेला लिखोगे तो I3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। D से E तक आ गए, कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही नहीं है, लिखोगे क्या? माउ। आगे चलो, E से B' तक का जाओ। अब ये नहीं सोचना कि पिछली लूप में क्या साइन कन्वेंशन थी, भाड़ में जाए, ये नई लूप है, नई साइन कन्वेंशन लगाएंगे। E से B' तक का जाओ। हम E से B' तक जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट और हमारी डायरेक्शन साइन सेम है तो साइन माइनस आएगा, लगा डालो। और यहाँ पर क्या है? करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करंट, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करंट। उसके बाद बैटरी में आ जाओ। बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आ रहे हैं बाहर तो साइन भी माइनस आएगा, -E2 आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द all EMFs E2 plus E3 and sum of the product of the resistances and their corresponding currents in a closed path of a circuit is always equal to 0। ठीक है, हम लोग इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जाम्पल में इनकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ रूल्स को अप्लाई करना सीख रहे हैं, साइन कन्वेंशंस को याद कर रहे हैं। हम एक काम और कर सकते हैं, जस्ट सेक ऑफ प्रैक्टिस है, हम बाहर वाली लूप इस बार कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली लूप को कंसिडर करके देखते हैं क्या हमें साइन कन्वेंशंस अप्लाई करनी आ गई या नहीं।
ओके, लेट अस टेक लूप AF। मैं अब जानबूझ के उल्टा चल रहा हूं ताकि आपको हर तरह से समझ में आ जाए। AFEDCBA, AFEDCBA। इस लूप में हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ KVL को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, उसे अप्लाई करेंगे। A से F की तरफ चलेंगे। बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आए हैं? नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं, -E1 हो जाएगा। इसके बाद हम जा रहे हैं इधर को, करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन माइनस आता है, -I1 × R1, -I1 × R1। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ सोचना नहीं, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई बैटरी, यहाँ तक कुछ नहीं करना। अब यहाँ से D से इधर चलो, हम जा रहे हैं D से C की तरफ। करंट हमारे से उल्टा है तो साइन प्लस आएगा। एक मिनट बेटा, यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने गलती कर दी। हम जा रहे थे A से F की तरफ, हम A से F की तरफ जा रहे थे, तो इसका मतलब हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन तो प्लस आना चाहिए था। आई डिड अ मिस्टेक हियर, करेक्शन लग गई। आगे चलो, D से यहाँ तक आ जाओ। हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। करंट जा रहा है टूवर्ड्स राइट, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में जाता है? जिससे पोटेंशियल कम हो रहा है। और हम पोटेंशियल किस पॉइंट पे कम होगा? 1 या 2 पे? पोटेंशियल 2 पे कम होगा। करंट की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, और हम उससे उल्टा, यानी कि हम 2 पॉइंट से 1 पॉइंट पे जा रहे हैं। तो इस केस में हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फिर से प्लस लिखेंगे। याद रखने का तरीका क्या था? अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो प्रोडक्ट ऑफ I × R विल बी पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ I × R विल बी पॉजिटिव। R3 में से करंट फ्लो कर रहा है I1 + I2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आए हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो EMF पॉजिटिव हो जाएगी। घूम के वापस आ गए A पॉइंट पे। इस बैटरी के बाद यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, इनकी इन सभी का सम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों।